श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजातलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान अध्याय 1 खंड क का शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। इसमें हमारा खंड क ख ग ठीक, इसमें 3 हमारा है। हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। खंड क का पहला है शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। उसमें है इकाई 1 में पहला है हमारा आहार में दूध का पौष्टिक महत्व। इसमें है कि दूध हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल विद्यमान होता है। ठीक उसी प्रकार भोजन ग्रहण करने से ये सारे तत्व हमें बस केवल किसमें प्राप्त होता है? दूध में। तो प्रस्तावना में है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हॉपकिंस ने सन 1912 ईस्वी में चूहों का परीक्षण करके देखा कि यदि उनको प्रतिदिन भोजन में 1/3 चाय का चम्मच दूध पिला दिया जाए तो उनका तीव्र गति से विकास संभव हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक चूहे पे प्रोफेसर हॉपकिंस ने परीक्षण करके देखा कि एक चूहे को 1/3 भाग चाय का चम्मच दूध पिला दिया जाता है तो उसका तीव्र गति से विकास होता है। और वही उन्होंने बताया कि एक प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है कि दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। वह भोज्य पदार्थ जिसमें भोजन के समस्त अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, विटामिन तथा जल विद्यमान हो पूर्ण भोजन कहलाता है। जैसे है कि हम लोग एक भोज्य पदार्थ, एक भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन, तो उसमें हमें क्या होता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, लवण रहता है, विटामिन तथा जल। उन सब ग्रहण करने से हमें पूर्ण भोजन कहलाता है। जैसे कि हम लोग ये सब ग्रहण करते हैं तो वह क्या होता है? पूर्ण भोजन कहलाता है। तो ठीक, अब उसके बाद है हमारा अगला हेडिंग है दूध में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा। कि दूध जैसे गाय का हो गया, भैंस का हो गया, बकरी का हो गया, इन सब में जैसे है कि दूध माता के अतिरिक्त गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त होते हैं। सभी पशुओं के दूध में एक समानता रहती है, परंतु दूध सभी के दूध का संगठन एक जैसा नहीं होता है। सामान्यतः औसत दूध में विभिन्न तत्वों की मात्रा निम्नवत होती है। जैसे है कि दूध में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। जैसे है कि दूध में कितनी जल की मात्रा होती है? 87.25%। और वसा, जैसे कि वसा मतलब जो घी प्राप्त होता है, 3.80%। प्रोटीन जो हम लोग 3.50%। फिर कार्बोहाइड्रेट 4.80% और खनिज लवण 0.65%। इसे उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल। जैसे है कि अगर हम लोग जैसे दूध से कुछ मतलब कि दूध का कुछ बनाते हैं, पनीर उनीर फाड़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग जब अलग करते हैं, जैसे है कि अगर हम लोग पनीर या छेना कुछ भी बना रहे हैं तो उन सबको अलग करते हैं तो जो उसमें पनीर की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक निकल जाती है। तो इससे यह होता है कि हमें दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। फिर है उसमें है कि 100 ग्राम दूध के पोषक तत्व। इसमें है अगला है हमारा हेडिंग है 100 ग्राम दूध के पोषक तत्व। जैसे है मादा मतलब कि एक स्त्री के दूध में और एक गाय के दूध में, एक भैंस के दूध में और एक बकरी के दूध में कितना प्रतिशत पाया जाता है? जल। जैसे है स्त्री के दूध में कितना ग्राम जल पाया जाता है? 86.3। और उसमें प्रोटीन कितना होता है? 3.1 और कार्बोहाइड्रेट 6.6 और वसा 3.9। फिर खनिज लवण 0.1, कैलोरी 55। जैसे कि इसमें यह है कि अगला है गाय का दूध में। जैसे है मान लीजिए स्त्री के दूध, जिस प्रकार एक बच्ची को हम लोग भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो वह क्या करता है? एक माता के दूध पे ही वह निर्भर रहता है।
तो उसको सारा क्या होता है, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, वो सब चीज़ें किस में पाया जाता है, एक माता के दूध में, एक गाय का दूध। जैसे 87.6% जल पाया जाता है इसमें, कि इसमें यह है कि कितने ग्राम, कितने पानी इसमें पाया जाता है, किसमें, इन सब चीज़ों में। जैसे प्रोटीन किसमें कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो गाय के दूध में कितना था 87.6, फिर प्रोटीन होता है 3.3, फिर कार्बोहाइड्रेट 4.8, फिर है 3.6, फिर खनिज लवण 0.7, फिर इसके बाद कैलोरी 77। फिर भैंस के दूध में कितना है 81.1। भैंस के दूध में क्यों, क्योंकि भैंस का दूध थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है। प्रोटीन उसमें 4.3, फिर 5.0, फिर वसा होता है 8.8, फिर खनिज लवण 0.8, फिर कैलोरी होता है 117। सबसे अधिक कैलोरी पाया जाता है इसमें भैंस के दूध में। फिर है बकरी का दूध 85.1, 3.7, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है 4.7, फिर वसा होता है 5.7, फिर 0.8 इसमें कैलोरी। जैसे है कि इसमें यह होता है कि इन सब में किसकी कितनी मात्रा होती है, किस दूध में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जो भी है, किस में सबसे अधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद है दूध की उपयोगिता। दूध की उपयोगिता में जैसे है, दूध निम्न कारणों से व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी एवं पोषक पदार्थ है। पहला है, दूध सर्वोपयोगी, उत्तम व संतुलित आहार है, जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जैसे है दूध एक सर्वोपयोगी, उत्तम व संतुलित आहार है। जैसे है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें सारे तत्व रहते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक भोजन ग्रहण करने पे प्राप्त होती है। तो उसके बाद हम लोग दूध को, जितना हम लोग को भोजन में ये सब सारे पोषक तत्व मिलते हैं, एक बस हम लोगों को दूध ग्रहण करने से उसमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध, अगला है पॉइंट है, दूध शरीर निर्माण करता है तथा शरीर को हिष्ट-पुष्ट बनाता है। दूध क्या करता है, शरीर निर्माण करता है और उसे हिष्ट-पुष्ट बनाता है। फिर तीसरा है, किशोरावस्था में शरीर अधिक क्रियाशील होने से शरीर निर्माणक तत्वों की परमावश्यकता होती है। जैसे है कि हम लोग क्या करते हैं, किशोरावस्था में अगर दूध अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध की सबसे अधिक मात्रा दी जाती है, क्योंकि किशोरावस्था में दूध पीने से ही उसके शरीर का अधिक विकास होता है। फिर चौथा हमारा पॉइंट है, प्रौढ़ावस्था में भी दूध मासिक क्रियाशीलता को बनाए रखता है तथा शरीर को हिष्ट-पुष्ट बनाता है। जैसे प्रौढ़ावस्था में दूध मासिक क्रियाशीलता, जैसे है कि उसकी मानसिक शक्ति क्या होती है, वह हम बनाए रखता है तथा शरीर भी क्या होता है, कार्य करने में हिष्ट-पुष्ट बना रहता है। फिर हमारा पांचवा हेडिंग है, पॉइंट है, वृद्धावस्था में अंगों के शिथिल हो जाने से कोशिकाओं की क्षति में वृद्धि होने लगती है। जैसे है एक वृद्धावस्था में क्या होते हैं, हमारे अंग जो होते हैं वह शिथिल हो जाते हैं, वह काम जो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में कार्य करते हैं तो वह वृद्धावस्था में आते आते क्या हो जाते हैं, वह शिथिल यानी धीमे पड़ जाते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती है वह क्या हो जाती है, कार्य करने की जो उनकी क्षमता होती है वह कम हो जाती है, वह धीमी गति से होने लगती है और हमारी जो हड्डियाँ होती है वह कमज़ोर हो जाती हैं। उन सबको पोषक तत्व दे के, जैसे उसमें अधिक पोषक तत्व देने के साथ साथ उसमें हम लोग क्या करते हैं, दूध की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। जैसे तालिका है कि तालिका में बताया गया कि 1 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितनी आवश्यक ऊर्जा या कैलोरी दी जानी चाहिए। जैसे 1 वर्ष के बालक को 2/3 भाग ऊर्जा की पूर्ति होती है। ठीक 5 वर्ष का बालक 1/2 भाग ऊर्जा की पूर्ति होती है। फिर है 10 वर्ष के बालक को 1/3 भाग ऊर्जा की पूर्ति दी जाती है। फिर उसी प्रकार वयस्क व्यक्ति को 1/4 भाग ऊर्जा की पूर्ति होती है। जैसे कि 1 वर्ष के बालक को कितने दूध की मात्रा होती है, 2/3 भाग। उसको अधिक देने से, दूध की मात्रा देने से तो उसके जो वृद्धि होती है और जो उसकी कार्य करने की क्षमता होती है बहुत तेज़ी से विकास करती है। जितना उसको पोषक तत्व एक भोजन ग्रहण करने से नहीं मिल पाता है, उसको एक
2/3 भाग उसको दूध दिया जाए तो उसका विकास तेजी गति से होता है। तो इसमें यह कि दूध की मात्रा अधिक देने से तो एक चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो या वयस्क हो या तो बालक हो या तो मतलब कोई भी, उसको उसके उम्र के हिसाब से किस प्रकार उसको देना चाहिए, भोजन को कैसे ग्रहण करना। जैसे उसको अगर भोजन हम लोग दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जितना पोषक तत्व हम भोजन ग्रहण करके देते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग उसको दूध दे तो जितनी पोषक तत्व हम लोग दूध से उसको प्राप्त कर सकते हैं उतना हम लोग भोजन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है, कल हम अगला स्टार्ट करेंगे।